Hello everyone, I wish you all are doing great. So without further wastage of time, let us begin with the economic theory of crime. कुछ स्कॉलर्स का ये मानना था कि जो सोशल और स्ट्रक्चरल एक हायरार्की होती है किसकी, इकॉनमी की, वो कहीं ना कहीं रीज़न होती है क्राइम्स की। ठीक है, फिर उनका मेन फोकस किस पे था उन स्कॉलर्स का, इकोनॉमिक कंडीशन की, क्रिमिनल की। देखो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, अगर हम लॉजिकली भी सोच के देखें तो जो थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, ये इस तरह के केसेस हो गए जहाँ पे प्रॉपर्टी को हार्म किया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसका रीज़न कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रीड या फिर इकोनॉमिक गेन का ही पर्पस होता है। इतना ही नहीं, जो वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं जहाँ पे हाई प्रोफाइल पीपल इन्वॉल्व होते हैं, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो गए, है ना, तो इन सब केसेस में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं ग्रीड ही रीज़न होता है। बट ऐसा नहीं होता कि वो इकोनॉमिकली बहुत ही सप्रेस्ड हैं, बट स्टिल देयर इज़ ऑलवेज अ वांट ऑफ मोर, पीपल आर ग्रीडी, उनको और पैसे चाहिए होते हैं, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइव्स, है ना, विद द मनी दैट दे हैव, विद द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव। तो इस तरह से यहाँ पे स्कॉलर्स ने, जो थिंकर्स थे ग्रेट, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि जो सोसाइटी का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो रीज़न हो सकता है क्या का, क्रिमिनल बिहेवियर का। फॉर्नेज़री एक इटालियन स्कॉलर, उन्होंने सबसे पहले इस क्राइम और पॉवर्टी के रिलेशनशिप की बात की थी। कब की थी? 1894 में। उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि 60% जो पॉपुलेशन थी ना इटली की, वो पुअर थी। ठीक है, और टोटल क्राइम जो इटली में हो रहे थे उनमें से लगभग 80 to 90%, 85 to 90% जो क्राइम थे वो उन लोगों के द्वारा किए जा रहे थे जो थोड़े से बैकवर्ड या फिर पुअर बैकग्राउंड से आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके इस एनालिसिस से क्या पता चलता है कि ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो मिल रहा होता है पर्सन को, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके क्रिमिनल बिहेवियर पे। अब लॉजिकली भी हम अगर सोच कर देखें तो अगर कोई बहुत ज़्यादा, किसी को पैसे की नीड है, ठीक है, उसके पास उतना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है और बहुत अर्जेंट नीड है उसको, या किसी भी चीज़ के लिए, कोई एल्कोहलिक है बट उसका अगेन फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है, तो कहीं ना कहीं वो मजबूर हो जाता है कि वो किसी गलत बात को फॉलो करे, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। बट एट टाइम्स पीपल चूज़ रॉन्ग पाथ, और मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमिकली ही वो वीक होता है। जैसे कि लूटपाट होती है, कई बार मर्डर्स भी हो जाते हैं, किस लिए होते हैं? मनी की ग्रीड में, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। पीपल आर रेडी टू किल देयर ओन नियर एंड डियर वंस फॉर सेक ऑफ मनी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक थ्योरी बहुत हद तक वैलिड है। तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी का अब ये मानना है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है ना, वो आपको एक मोटिवेशन दे रहा होता है, किस लिए? क्राइम करने के लिए। डच स्कॉलर बोंगर ने 1960 में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था क्राइम और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। देखो बोंगर्स क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। गो चेक आउट द प्लेलिस्ट अगर आपने वो क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ क्राइम। तो अब कैपिटलिज्म में क्या होता है ना, मार्केट को कोई भी इंडिविजुअल ऐसा कंट्रोल कर रहा होता है, लाइक जो अभी प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो है उससे आप इस चीज़ को रिलेट करके देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, मैन का पूरा कंसंट्रेशन, किसी भी इंडिविजुअल का पूरा कंसंट्रेशन खुद पे होता है कि उसे पैसे बनाने हैं, है ना, कि उसे उन पैसों के बदले में चीज़ें खरीदनी है, इन द एक्सचेंज ऑफ मनी, फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड ही हैज़ टू अर्न फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज फैमिली, इस तरह से। तो उसमें क्या होता है, सेल्फिशनेस आती है। सेल्फिशनेस में क्या होगा, पर्सन खुद के बारे में ज़्यादा सोचता है, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द नीड ऑफ अदर्स। नाउ सेल्फिशनेस जो होती है वो मेन रूट कॉज होती है किसी भी क्रिमिनल बिहेवियर की, किसी भी क्राइम की। व्हेन पर्सन स्टार्ट्स ओनली थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही इज़ मोर प्रोन टू कमिट द क्राइम। ठीक है, तो विच इज़ वाई बोंगर ने ये चीज़ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था कि क्राइम और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बीच में उनका ये मानना था कि कैपिटलिज्म आएगा, उसकी वजह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, सेल्फिशनेस आएगी, एंड अल्टीमेटली पर्सन कहीं ना कहीं कंपेल हो जाएगा रॉन्ग पाथ चुनने के लिए। वाइट कॉलर क्राइम जो है वो इस चीज़ का एक बहुत अच्छा प्राइम एग्जाम्पल है। वाइट कॉलर क्राइम्स जो हाई प्रोफाइल पीपल द्वारा कमिट किए जाते हैं, है ना, जो कि अच्छी रेप्यूटेड पोजीशंस पे होते हैं, जैसे कि करप्शंस हो गया बाय पॉलिटिशियंस या फिर बाय बिजनेसमैन, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, दिस आर दी प्राइम एग्जाम्पल। ब्रिटिश क्रिमिनोलॉजिस्ट सैरल बर्ट ने भी 1925 में एक एनालिसिस किया, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये पाया कि जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स थे, देखो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स कौन होते हैं,
अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो अंडर एज पीपल जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इनके लिए एक अलग ही कानून बना होता है, इन्हें बाल सुधार गृह में भेजा जाता है एज़ पर आवर इंडियन लॉ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 19% जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स थे वो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आते थे। उनकी इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग उन्हें ये ऑब्जर्वेशन मिली। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है कि बॉन्गर ने फैसिलिटेटिंग अप्रोच यूज़ किया, वहीं कार्ल मार्क्स ने डिटर्मिनिस्टिक। देखो, अगर आपने सोशियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तो उसमें हमने डिटर्मिनिज्म की भी बात की गई है, ठीक है। अगर आपको साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी की थोड़ी सी नॉलेज होगी तो लेट मी टेल यू, डिटर्मिनिज्म का क्या मानना होता है कि अगर कोई भी पर्सन का कोई भी एक्शन होता है किसी भी पर्सन का, तो वो कहीं ना कहीं उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स, उसके एनवायरमेंटल फैक्टर, इन सब का रिजल्ट होता है, ठीक है। तो कोई भी एक्शन अगर पर्सन कमिट कर रहा है तो इट इज़ होल सोल रिजल्ट ऑफ द प्री डिटरमाइंड फैक्टर which could be genes, which could be the environment in which a person is exposed. फॉर एन एग्जाम्पल, एक चाइल्ड है, ठीक है, वो बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस वाले इन्वायरमेंट में ग्रो हुआ है, उसने बहुत ज़्यादा वायलेंस देखा हुआ है, तो अब वो बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसके माइंड में जस्टिफाई हो जाएंगी या उसका ट्रॉमा उसकी लाइफ में आगे तक चलता रहेगा। सो दिस इज़ व्हाट डिटर्मिनिज्म इज़। तो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को कार्ल मार्क्स फॉलो करते थे। कार्ल मार्क्स का मानना था कि इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन जो होता है, अब देखो क्या होता है, ये एक नॉर्मल सा सिनेरियो है। जो हाई प्रोफाइल पीपल होंगे वो कोई प्रॉपर्टी ओन कर रहे होते हैं, वहीं पे जो प्रोड्यूसर्स होंगे, फॉर एन एग्जांपल फार्मर्स ले लेते हैं, फार्मर्स आर गेटिंग एक्सप्लॉयड बाय द पीपल हु आर इन पोजीशन। सीरियल्स में, टीवी में हमने देखा, और रियल लाइफ सिनेरियो भी है कि गांव में कोई बहुत बड़े लोग होते हैं एंड वो फार्मर की ज़मीन को हड़प लेते हैं या तो उनको अपने डेट के तले दबा देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दे आर नॉट इन अ पोजीशन कि वो फुली अपना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को एक्सरसाइज कर सके। तो दिस इज़ व्हाट कार्ल मार्क्स अप्रोच सेड कि जो प्राइवेट ओनरशिप जिनके पास होती है प्रॉपर्टी की, जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला एंड ऑल, तो उन लोग क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं जिनके पास उतना इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता, जो थोड़े इकोनॉमिकली वीक होते हैं या इन अ नटशेल जो थोड़े पुअर होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये पॉवर्टी ही जो होती है वो क्राइम का रीज़न बनती है। तो इस तरह से पॉवर्टी को क्राइम से रिलेट किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। कहीं ना कहीं हमने बॉन्गर का, कार्ल मार्क्स का एंड फॉरनाइजर का जो देखा, तीनों का कहीं ना कहीं ये कहना था कि जो अपनी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है वो ही आगे चल के क्राइम की वजह बनती है। एज इट इज़ सेड दैट द मोटिवेशन फॉर क्राइम, वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल बिहेवियर का मोटिवेशन जो है वो उनकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पे या फिर पॉवर्टी पे लाई कर रहा होता है, ठीक है। तो क्रिमिनल बिहेवियर की थ्योरीज़ में हम क्या देखते हैं, कहीं पे बायोलॉजी को ब्लेम किया जा रहा है, कहीं पे ज्योग्राफी को, इवन क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी रीज़न बताया जा रहा है क्राइम का। तो यहाँ पे इस थ्योरी में हमने ये देखा कि यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर को रीज़न बताया जा रहा था कि क्यों आखिर क्राइम कमिट किया जाता है। कार्ल मार्क्स का ये बिलीव करना था कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो होल सोल डिटरमाइन करता है किसी का भी क्रिमिनल बिहेवियर। इट इज़ द ओनली डिटर्मिनेंट फैक्टर फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम बाय पीपल। तो जो कार्ल मार्क्स के अप्रोच थे, इट इज़ मार्क्सियंस अप्रोच। क्लियर कट उन्होंने ये बोला था कि जो क्राइम होता है इट इज़ कॉज्ड बाय क्रिमिनोजेनिक मेल्यू मतलब कि एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट जिसमें कोई भी पर्सन एक्सपोज हो रहा होता है। वो देखो सिंपल शब्दों में, आप एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है एक छोटी सी लाइन में कि दिस इज़ क्रिएटेड बाय द एवर प्रेजेंट डिस्पैरिटी बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। ज़रूरी नहीं है कि पर्सन के जितने ज़्यादा एफर्ट लग रहे हों उसको उतना ही रिवॉर्ड मिले। फॉर एन एग्जाम्पल, मेहनत बहुत से लोग करते हैं। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्लैट हो गया या किसी भी में, बहुत हर किसी ने मेहनत की होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि जिसने ज़्यादा मेहनत की है उसे ही अच्छी रैंक मिले। कभी कभी लक काम कर जाता है, कभी कभी और अदर फैक्टर्स होते हैं विच कम इन टू प्ले, एंड इट माइट हैपन कि जिसने ज़्यादा मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, उसका अच्छा रैंक ना आए, बल्कि और भी अदर फैक्टर, किसी के लक काम कर जाए, या तो फिर कुछ जगह ऐसा होता है कि कुछ लोग पैसे देकर अपनी अच्छी रैंक ले आते हैं, है ना, एक सीट पा जाते हैं, सीट खरीद लेते हैं, तो थिंग्स लाइक दैट हैपन।
तो ये लिखा हुआ है कि ये जो डिस्पैरिटी हो जाती है ना एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच में, कहीं ना कहीं ये भी क्रिमिनल माइंडसेट को जन्म देती है। ठीक है, तो ये जो अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल रही होती है वो एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाती है इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का, विच ऑफन लेड टू दी बर्थ ऑफ क्राइम, बर्थ ऑफ क्रिमिनल माइंडसेट अमंग दी पीपल। ये किनका कहना था? कार्ल मार्क्स का कहना था, मार्क्सियन अप्रोच था। तो कहीं ना कहीं हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे इस बारे में, बट कंक्लूजन ये निकल के आ रहा था कि जो इकॉनमी होती है ना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है विच गवर्न्स द क्रिमिनल बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। व्हाट आर योर व्यूज़, व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन दिस फैक्टर, ऑन दिस थ्योरी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।